आ रहा है कि कांग्रेस का भी समर्थन राव इंद्रजीत को मिल रहा है। रॉकी मित्तल के गानों से भी यही नजर आ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जाहिर बात है, राव इंद्रजीत की जहां तक बात है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह का वो दिखाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी देख भी पा रही है। आप देखिए, 10 से 12 विधायकों का एक जगह जमा होना, खाना खाना तो एक बात है, लेकिन उसके जरिए जो राजनीतिक संदेश दिया गया है कि अगर आप ज्यादा हमें इग्नोर करोगे, अनदेखा करोगे, तो एक विकल्प के तौर पर हम उभर सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत एक अलग। आखिरकार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में बनती गुटबाजी क्या सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे के सामने अपने वर्चस्व और अपनी सियासत की ताकत को दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई में हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वाकई में बड़े दिग्गज नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बन चुका है? क्या सत्ता में मौजूद तमाम बड़े राजनेता एक दूसरे को अपनी सियासी ताकत दिखाकर नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं संगठन में कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं? ये तमाम सवाल पिछले एक हफ्ते में पनप गए हैं, जब से राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी चर्चा में आई है। दरअसल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक और एक कांग्रेस पार्टी की विधायक के साथ चंडीगढ़ में डिनर पार्टी करने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने क्यों आखिरकार ये पार्टी बुलाई, क्यों उन्होंने इस तरीके की ताकत दिखाने का प्रयास किया, इन तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की। लेकिन अभी राजनीतिक चर्चाएं और राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बता दें आपको कि इस लड़ाई के सीधे तौर पर मायने निकाले जाएं तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि यह लड़ाई मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच है। लड़ाई इस बात की है कि कौन सीनियर लीडर और कौन हाईकमान का सबसे ज्यादा चहेता है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह के बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं कि वो हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्रियों के साथ ज्यादा तालमेल नहीं बना सकते, इसीलिए उन्हें केंद्र में ही सक्रिय रखा जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे हों या फिर कांग्रेस पार्टी के वक्त जिस तरीके से वो मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री का जिम्मा निभा रहे थे। दरअसल पिछले कुछ वक्त में जो सब तमाम घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी रहे और हरियाणा में पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ओएसडी रहे, एक वक्त पर मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के कसीदे पढ़ने वाले रॉकी मित्तल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अहिरवाल के राजा किसका बजाएंगे बाजा। आखिरकार अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह इस तरीके की जो रणनीतियां क्यों बना रहे हैं, जिससे कि पार्टी संगठन में उनके नाम को लेकर के चर्चाएं तेज हो चली है। बता दें आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही रॉकी मित्तल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन में उतर आए थे। सीधे तौर पर उन्होंने एक गाना भी लिखा था कि मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, यानी कि राहुल गांधी पर उन्होंने कई ऐसे गाने लिखे, गाने बनाए जो कि उनकी छवि को कहीं ना कहीं खराब कर सकते थे, और राहुल गांधी पर बनाए हुए उन गानों को लेकर पश्चाताप भी रॉकी मित्तल को हुआ। रॉकी मित्तल वो शख्स हैं जिन पर रेप के आरोप लगे। एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के साथ ये बताया कि रॉकी मित्तल भी उनके साथ मौजूद थे और इन दोनों ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में मेरे साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि उनका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ उनके राजनीतिक सहयोगियों की एक चाल थी, षड्यंत्र था। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह पर उन्होंने बयान दिया है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, ये बयान कैसे देखा जाए? रॉकी मित्तल एक वक्त पर मनोहर लाल खट्टर के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जो ओएसडी होते थे और लगातार उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते थे, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी से खफा दिखाई दे रहे हैं। क्या उस नाराजगी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है या फिर वाकई हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को सियासी संकेत दे चुके हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल खुलकर ये बात सामने रख दी है कि हरियाणा की राजनीति में अपनी गायकी के ज़रिए मशहूर रहते हैं रॉकी मित्तल। और रॉकी मित्तल ऐसे नहीं है कि इन्होंने गाने गाए हैं, इनके ज़रिए
तंज एक पार्टी पर कसे जाते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाने वाले आज कांग्रेस के फेवर में नजर आते हैं। हाँ। आपने बखूबी कहा कि राहुल गांधी से माफी मांगते हुए एक बड़ा गाना उन्होंने गाया था और अपनी गायकी के जरिए कहीं ना कहीं इजहार किया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को लेकर अब उनका ये बयान सामने आया कि अहिरवाल के वो राजा हैं और वो अब अपनी ताकत के साथ साथ किसी का भी बाजा बजा सकते हैं। उनके ये शब्द हैं। इनके शब्दों के माध्यम से ये नजर आ रहा है कि वो भी बता रहे हैं कि जो डिनर डिप्लोमेसी थी वो सिर्फ और सिर्फ इनके जरिए बेशक कह दी गई हो भाजपा नेताओं के जरिए कि डिनर का आयोजन कोई भी कर सकता है, पार्टी का आयोजन कोई भी कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है और अपने निजी कार्यक्रम में अगर बुलाए गए हैं इसका मतलब नहीं है इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं। इसके मायने सरकार गिराने से लेकर मुख्यमंत्री हटाने तक की जो चर्चाएं चल रही हैं ये इस आधार पर नहीं देखी जा सकती हैं। लेकिन अनिल विज हो या राव नरबीर हो या किरण चौधरी हो, उन्होंने खुलकर कह दिया कि राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन सामने राव इंद्रजीत सिंह ने आकर ये नहीं कहा है कि जो उनकी कांग्रेस की जो विधायक शामिल हुई थी उनके साथ इस पार्टी में, इस डिनर में, आखिरकार उसके क्या निजी ही मायने थे या वो फर्ज अदा कर रही थी कि चलिए नागल चौधरी पर राव इंद्रजीत सिंह के सहारे मंजू चौधरी चुनाव जीत गए, अभय सिंह यादव चुनाव हार गए, तो क्या ये कर्ज अदा किया जा रहा है कि उन्होंने मुझे जिताया तो मैं भी उनके जरिए बुलाने पर उनके डिनर में यहाँ पर आमंत्रित हो जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस का भी समर्थन राव इंद्रजीत को मिल रहा है। रॉकी मित्तल के गानों से भी यही नजर आ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं और भारतीय जनता पार्टी के जरिए सिर्फ ये सफाई देना कि राजनीतिक मायने नहीं है, तो बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर जो रॉकी मित्तल ने ये जो शब्द कहे हैं ये क्या मनोहर लाल खट्टर पर सीधा उनका निशाना है? क्योंकि रॉकी मित्तल तो मनोहर लाल खट्टर से खफा थे, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को आज भी वो ये बताते हैं कि उसमें संगठन में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हरियाणा को गर्त में डाल रहे हैं। तो क्या मनोहर लाल खट्टर पर तंज कसने का उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला है? देखिए, जब जननायक जनता पार्टी से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था तब मनोहर लाल खट्टर को ये उम्मीद थी कि इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी, लेकिन उस दौरान याप सिंह सैनी को आगे कर दिया जाता है। और जब चुनाव 2024 में होते हैं विधानसभा के, तो पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर देते हैं चंडीगढ़ में कि याप सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का ये कहना कि मुख्यमंत्री बेशक याप सिंह सैनी बन गए हैं, लेकिन अभी पीछे से जो सरकार चलाने का काम या अधिकारियों को चलाने का काम या पूरी पार्टी को चलाने का काम है हरियाणा में, वो मनोहर लाल खट्टर के जरिए किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा आरोप है मनोहर लाल खट्टर पर कि अभी भी हरियाणा बीजेपी में उनका ही कब्जा है और इसी गुटबाजी के चलते राव इंद्रजीत के समर्थकों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक रामविलास शर्मा भी इस बात का इजहार करते हैं और अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर एक दूसरे का आमना सामना करते हुए दिखाई नहीं दिए। राव इंद्रजीत सिंह ने ना मीडिया से बातचीत की, ना ही मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की और ना ही मनोहर लाल खट्टर ने बातचीत की। तो नाराजगी सार्वजनिक मंच पर खुले तौर पर हरियाणा में दिखाई दे रही है और विधायकों के साथ रात्रि भोज के बाद का यही जो संकेत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को खतरे में डाल सकता है। भाजपा की सरकार खतरे में दिखाई दे सकती है। नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास ना तो इतना बड़ा फेस है कि वो अपनी तरफ विधायकों को आकर्षित कर सके। जो भी कुछ कंट्रोल हो रहा है वो हाईकमान से ही कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हाईकमान का कंट्रोल क्या कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। 12-13 विधायक राव इंद्रजीत सिंह के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंतजार कर रहे हैं कि कब मध्यावधि चुनाव हो और कब हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिले, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप ये लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बड़ी धांधली की है वोटों में, और जो 22,000 का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के हेरफेर के चलते हुआ है। अमन सर, ये पूरी बयानबाजी
क्या मुश्किल में वाकई में नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी? देखिए, ज़ाहिर बात है, राव इंद्रजीत की जहाँ तक बात है, जिस तरह की बयानबाज़ी हो रही है और जिस तरह का वो दिखाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी देख भी पा रही है। आप देखिए, 10 से 12 विधायकों का एक जगह जमा होना, खाना खाना तो एक बात है, लेकिन उसके ज़रिए जो राजनीतिक संदेश दिया गया है कि अगर आप ज़्यादा हमें इग्नोर करोगे, अनदेखा करोगे, तो एक विकल्प के तौर पर हम उभर सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत एक अलग पार्टी भी बना सकते हैं और जी। यहाँ पर एक पॉलिटिकल विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए राव इंद्रजीत लगातार जो अहिरवाल बेल्ट है उसकी बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि उनको पता है कि अगर उनके पास 12 से 15 विधायक अगर रहते हैं तो वो सरकार में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री बनने की जो अभिलाषा है वो कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने देख ली, रह के बीजेपी में भी देख ली। नहीं सर, दोनों मैं रोकूंगा यहाँ पर। 10-12 विधायक एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं ये कहें कि बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ी पकड़ है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने इन्हीं 10 विधायकों के दम पर ही 4.5 साल तक सरकार को सहयोग किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मजबूरी का नाम कहीं न कहीं जो दल होता है, उसको ज़िम्मेदारी दी जाती है। ज़रा बिहार का एग्ज़ाम्पल आपके सामने होगा कि आरजेडी और बीजेपी वहाँ पर दोनों मजबूत और बड़े दल हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है, चाहे वो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार हो या बीजेपी के साथ हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है राव इंद्रजीत को भी अब ये फ़ॉर्मूला समझ में आ रहा हो कि अगर अपनी पार्टी बनाते हैं, 15 से 20 विधायक भी अगर हम जीत जाते हैं या 10 से 15 जो विधायक है वो भी अगर हमारे हिस्से में आते हैं, तो यहाँ पर जिसको भी जरूरत होगी उसके साथ में जाकर जुड़ जाएंगे वो और जो सीएम कुर्सी मुख्य ऑफर करेगा। हाँ बिल्कुल, सीएम की जो कुर्सी है वो ऑफर करेगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो इस तरह से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, सीएम कुर्सी के लिए गांठ बांध चुके हैं अब राव इंद्रजीत सिंह। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर दबाव नहीं मानेंगे, क्योंकि राजनीति अंतिम चरण में है, 75 साल उम्र हो चुकी है, अब कुछ ज्यादा राजनीतिक इच्छाएं है नहीं। ऐसे में एक तरफ जहां रेवाड़ी जिले के तमाम विधायक जो हैं वो इनके समर्थन में हैं, दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ जिले के भी चारों विधायक इनके समर्थन में हैं। भिवानी की बात करें तो वहां से बाडड़ा के विधायक उमेद पातुवास इन्हीं के गुट से संबंध रखते हैं। सुनील सांगवान जो कि सत्यपाल सांगवान के बेटे हैं, उनके अच्छे खासे पारिवारिक रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते हैं। इसके साथ साथ बता दें आपको कि गुड़गांव के जो 3 ग्रामीण या यूं कहें कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक हैं, वो भी राव नरबीर सिंह को छोड़कर राव इंद्रजीत सिंह के गुट के संबंध में ही बताए जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर न सिर्फ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा सीट, बल्कि यहाँ पर जो पूरा अहिरवाल का क्षेत्र है उस पर राव इंद्रजीत सिंह अपना मजबूत दबदबा बना चुके हैं। कहीं ना कहीं 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा मन बना लिया था कि इस बार जो है अपनी ताकत दिखानी है, और उसी कड़ी में अब 1 साल पूरा होने से पहले ही विधायकों का यहाँ पर एक तरीके से लामबंदी करना वो शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राव इंद्रजीत सिंह क्या एक नए सियासी संगठन का निर्माण करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के लिए ये कितना भारी पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।